25 साल बाद पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के जुबान पर सच आ ही गया। उन्होंने यह एतराफ किया कि लाहौर मुआहिदे की खिलाफ वर्जी पाकिस्तान ने की थी और यह पाकिस्तान का कसूर था। उनके इस एतराफ से हिंदुस्तान के मौक़िफ़ की तौसीक़ हो गई है। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की जानिब दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन पाकिस्तान ने हिंदुस्तान की पीठ में छुरा घोंपा। नवाज शरीफ ने एक तकरीब में कहा कि इस्लामाबाद ही 1999 में तय पाए मुआहदे को तोड़ने के लिए जिम्मेदार है। 1999 में साबिक वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी और नवाज शरीफ ने एक सरबराही इजलास के बाद मुआहदे पर दस्तखत किए थे, जिसके तहत अमन व इस्तेहकाम की बात करते हुए मुस्तकबिल में मजबूत ताल्लुकात पर जोर दिया गया था। उसके बाद फिर वाजपेयी साहब लाहौर तशरीफ लाए। याद है या नहीं याद है? याददाश्त कमजोर है ना आपकी? तो तशरीफ लाए और हमसे आके यहाँ पे मुआहिदा किया। ये अलग बात है कि हमने मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की, उसमें हमारा कसूर है, उसमें हम कसूरवार हैं। लेकिन अब अल्लाह के फजलो करम से शहबाज शरीफ साहब दोबारा इस मनसब पे फायज हुए हैं। तो आपने सुना कि नवाज शरीफ ने किस तरह इस बात का खुलेआम एतराफ किया कि किस तरह पाकिस्तान ने खुद को कसूरवार माना। किस तरह नवाज शरीफ ने माना कि यह पाकिस्तान का कसूर था। जब लाहौर समझौता हुआ था, अटल बिहारी वाजपेयी उस वक्त के वजीर आजम और नवाज शरीफ उस वक्त के पाकिस्तान के वजीर आजम के दरमियान। और इस खबर पर और ज्यादा तफसील से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एडिटर नेशनल ब्यूरो शैलेंद्र वांगुम। शैलेंद्र, ये जो एतराफ है अब नवाज शरीफ का कि ये पाकिस्तान का कसूर था, हमने जो है लाहौर समझौते की खिलाफ वर्जी की, इसका इस मौके पर क्या मतलब है? एक तो ये जाहिर हो रहा है कि पाकिस्तान ने खुद कसूरवार मान लिया है, उसमें हिंदुस्तान को उन्होंने क्लीन चिट भी दे दिया, जो हमारा पहले से मौक़िफ़ रहा है। लेकिन इस वक्त इस बयान का क्या मतलब निकाला जाए? देखिए विशाल, जो ये बयान अपने आप में बहुत बड़ा बयान है, एडमिशन है पाकिस्तान का कि किस तरह से पाकिस्तान ने भारत की पीठ में छुरा घोंपा था। एक तरफ जहां खुद उस वक्त के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जो कदम उठाए थे दोस्ती को लेकर, उसके बावजूद पाकिस्तान ने उसके उलट भारत पर जो कदम उठाए थे, जो हमला किया था, तो उससे कहीं ना कहीं रिश्तों में जो है वो एक वॉर तक चले गए थे दोनों देशों के बीच में, जो कारगिल हुआ था। लेकिन अब इस वक्त जो ये स्टेटमेंट है, ये इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि देखिए अभी फिलहाल पाकिस्तान में शहबाज शरीफ जो है वो प्रधानमंत्री हैं और नवाज शरीफ लगातार उनके साथ समर्थन में रहते हैं, लेकिन लगातार कोशिश कर रही है पाकिस्तान की कि वो भारत के साथ संबंधों को बेहतर करे, क्योंकि जो पाकिस्तान में हालात अभी अंदरूनी बने हुए हैं कि वहां पर जो महंगाई की मार है, जो आम लोगों के बीच में जो परेशानियां हैं, और वहीं जिस तरह से भारत ने कदम उठाए थे 5 अगस्त 2019 के बाद में MFN को भी खत्म कर दिया था पाकिस्तान के लिए, तो ऐसे में पाकिस्तान चाहता है कि वो भारत के साथ संबंध अपने बेहतर करे। तो माना जा रहा है कि जो ये स्टेटमेंट्स हैं, ये कहीं ना कहीं इस और इशारा है कि वो भारत के साथ अपने संबंधों को पहले से बेहतर करना चाहते हैं। ट्रेड की जो दोबारा की मांग की जा रही है, वहां के बिजनेसमैन लगातार ये मांग कर रहे हैं कि भारत के साथ ट्रेड को रिज्यूम किया जाए। लेकिन देखिए कुल मिला के भारत भी अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ में अपने संबंध सुधारना चाहता है, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर यही है कि जब तक पाकिस्तान अपने यहां से आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करेगा, तब तक किसी भी लेवल पर भारत और पाकिस्तान के संबंधों में सुधार नहीं हो सकता। लेकिन फिलहाल ये एक बस जेस्चर है पाकिस्तान की तरफ से कि वो अपने जो पुराने जो ब्लंडर्स किए हैं पाकिस्तान ने, उसको एडमिट करके वो भारत के साथ संबंध सुधारने की दिशा में ये कदम माना जा सकता है। बिल्कुल। तो शैलेंद्र, क्या माना जाए, आलमी मंचों पर जिस तरह से लगातार भारत ने अपना स्टैंड बना रखा है, भारत लगातार ये कहता रहा है कि दरअसल ये पाकिस्तान है जो सरहद के उस पार से हिंदुस्तान को लगातार डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है, या यहां से डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है, या आतंकवादी घटनाओं को बढ़ावा दे रहा है। क्या नवाज शरीफ का ये एतराफ करना उन तमाम चीजों को, उन तमाम क्लेम्स को सर्टिफाई नहीं कर देता जो हिंदुस्तान का मौकफ रहा है?
देखिए बिल्कुल भारत की तरफ से हमेशा कोशिश रही है संबंधों को सुधारने को लेकर, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हो, यहाँ तक कि खुद प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने भी आते साथ ही पाकिस्तान के साथ संबंधों को बेहतर करने की पहल की थी। आपको याद होगा 2014 की अगर हम बात करें, 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी की शपथ ग्रहण समारोह था, उस वक्त भी नवाज शरीफ को इन्वाइट किया गया था। सभी पड़ोसी देश जो है सार्क कंट्रीज के, उनको इन्वाइट किया गया था और नवाज शरीफ भारत आए भी थे। और अगले दिन जब शपथ ग्रहण का अगले दिन उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी से भी हुई थी। लेकिन उसके बाद जो उरी का हमला हुआ, उसके बाद बालाकोट हुआ, तो जाहिर तौर पर जो कदम पाकिस्तान की तरफ से उठाए गए वो हमेशा बैक स्टैबिंग के रहे हैं। इससे पहले कि हम कारगिल वॉर की बात करें, जैसे जिसका एडमिशन खुद अब नवाज शरीफ ने किया है कि पाकिस्तान ने बैक स्टैबिंग की है भारत के साथ में, तो जाहिर तौर पर भारत की तरफ से कोशिश रही है कि संबंधों को सुधारा जाए, चाहे वो वाजपेयी की सरकार हो या प्रधानमंत्री मोदी की सरकार हो। लेकिन कभी भी पाकिस्तान ने उसका समर्थन नहीं किया और पाकिस्तान ने हमेशा से ही भारत पर इस तरह के हमले करके जो बातचीत है उसको डिरेल करने की कोशिश की है। तो ये साबित एक बार फिर हुआ है कि पाकिस्तान ने खुद इस बात को एडमिट भी किया है। लेकिन वही साथ ही साथ जो भारत कहता आ रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से लगातार जो टेररिज्म है उसको समर्थन देता आ रहा है पाकिस्तान, और वो उसकी स्टेट पॉलिसी बन चुकी है। तो ऐसे में अब देखना ये होगा कि जो ये स्टेटमेंट नवाज शरीफ का है, इसके बाद क्या कोई जब यहाँ पर इलेक्शन खत्म होते हैं भारत में और नई सरकार चुनी जाती है, तो कि नई सरकार के साथ जो संबंध सुधारने की कोशिश अगर की जाती है पाकिस्तान की तरफ से, वो किस दिशा में ज्यादा ये देखना दिलचस्प होगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए। तो पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का ये एतराफ करना कि दरअसल जो समझौता हुआ था, लाहौर समझौता, वो जो अगर नाकाम हुआ है तो उसके लिए जिम्मेदार खुद पाकिस्तान है, ये उनका एतराफ करना इसकी तलई खोल देता है। और हिंदुस्तान का जो मौक़िफ़ रहा है शुरू से ही इस बारे में लेकर हिंदुस्तान के मौक़िफ़ की तौसीक़ होती है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने ताज़ा इंटरव्यू में जारी इंतखाबाती अमल पर अपने ख्यालात का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने जम्मू कश्मीर में आम इंतखाबात के दौरान हुए रिकॉर्ड पोलिंग और आर्टिकल 370 पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के अवाम आइन पर भरोसा करते हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 कुछ सियासी परिवारों का एजेंडा था। कहूंगा कि कश्मीर की जो स्थिति बदली है उसके संदर्भ में सबसे तो पहले मैं मेरे देश के न्याय तंत्र को प्रार्थना करना चाहता हूँ कि अगर सरकार किसी काम को करने के लिए उसका एक डिजाइन होती है, उसकी एक स्ट्रेटेजी होती है। ऐसी समस्याओं के समाधान के लिए उस स्ट्रेटेजी के तहत काम करना होता था। अब उसके लिए कभी मुझे इंटरनेट बंद करना पड़ा, कोई एनजीओ कोर्ट चला गया और वो बड़ा कोर्ट के अंदर बड़ा इशू बन गया। आज समझिए कि भले मैंने कुछ समय के लिए इंटरनेट बंद किया था, लेकिन आज बड़े गर्व के साथ वहाँ के बच्चे कहते हैं कि 5 साल से इंटरनेट बंद नहीं हुआ है, 5 साल से हमें सब सुविधाएं मिल रही है। कुछ दिन तकलीफ हुई लेकिन अच्छे काम के लिए हुई थी। अब वो अदालत के अंदर जब विवादों में चढ़ जाता है तब चीज़ें गड़बड़ा जाती है। तो ऐसे जो एनजीओ हैं जिन्होंने अदालतों के भरोसे लड़ाई लड़ना शुरू किया है, एक तो देश को उनसे बचाना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, वहाँ का सामान्य मानवी जब मतदान करता है ना, तब वो सिर्फ किसी को जिताता ऐसा नहीं है जी। मतदान करता है मतलब भारत के संविधान को गले लगाता है। मतदान करता है तब भारत की सरकार बनाने में वो गर्व के साथ भागीदारी करता है। मतदान करता है मतलब कि भारत के सार्वभौमत्व के प्रति अपना समर्पण व्यक्त करता है। दूसरा, उनको विश्वास हुआ कि ये सरकार ऐसी है कि जहां फेयरनेस है, हम भरोसा कर सकते हैं कि ये सही होगा। और जब उसको ये विश्वास हो जाता है कि ये कोई हेरा फेरी नहीं हो रही है, तो वो पक्का वोट करने के लिए उत्साह से आता है। और उसका परिणाम है कि आज मतदान यानी 40-40 साल के रिकॉर्ड टूट चुके हैं। मेरे लिए बहुत सबसे बड़ी संतोष की बात है कि मेरे कश्मीर के मेरे भाई बहन, मेरे परिवारजन उमंग और उत्साह के साथ मतदान के लिए आगे आए। उन्होंने मतदान करके दुनिया को एक मैसेज दे दिया है। जो लोग आशंकाएं करते थे
उनको एक मैसेज दे दिया है। सिर्फ ये 5-4 परिवारों का ही एजेंडा था जी। ये न कश्मीर की जनता का एजेंडा था, न देश के लोगों का एजेंडा था। ये अपने फायदे के लिए ये 370 की ऐसी एक दीवार बना के बैठे थे ताकि कोई झोंक न पाए, और कहते थे 370 हटेगी तो आग लग जाएगी। वो कहते थे 370 हटेगी तो कश्मीर चला जाएगा। आज ये सत्य हो गया कि 370 हटने के बाद ज़्यादा एकता की अनुभूति हो रही है, कश्मीर के लोगों का अपनापन ज़्यादा बढ़ रहा है, और इसलिए इसका सीधा परिणाम चुनावों में भी दिखाई देता है, टूरिज्म में दिखाई दे रहा है। G20 समिट वहाँ होती है, बड़े शान से कश्मीर ने उनका स्वागत किया पूरी दुनिया का, और इसलिए ये कैसे झूठी दीवारें खड़ी कर करके देश को टुकड़ों में देखा गया, इसका ये उदाहरण है, और उसको मैंने ध्वस्त किया है। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ऊना के कोटला कलां में सतपाल रायजादा और विवेक शर्मा ने की चुनावी सभा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सतपाल रायजादा और विवेक शर्मा का किया स्वागत। कांग्रेस के प्रत्याशी सतपाल रायजादा ने अनुराग ठाकुर पर साधा निशाना का। अनुराग ठाकुर एक ट्रेन के 10 स्टेशन गिनाकर लोगों को बना रहे मूर्ख। सीडब्ल्यूसी मेंबर और पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर शिमला का करेंगे दौरा। अब से कुछ ही देर बाद शिमला पार्टी मुख्यालय में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी उम्मीदवार रवि ठाकुर ने चुनाव प्रचार लगातार किया जारी। लाहौल के पटन घाटी का किया दौरा। हमीरपुर में लोकसभा चुनाव के साथ साथ बड़सर और सुजानपुर में उपचुनावों के लिए भी मतदान की तैयारियों को लेकर दिए जा रहे निर्देश। हमीरपुर में मतदान वाले दिन के लिए मतगणना के लिए कर्मचारियों को किया जा रहा प्रशिक्षित। जम्मू कश्मीर में रिकॉर्ड मतदान और धारा 370 को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का बयान। कहा, धारा 370 कुछ सियासी दलों का एजेंडा, मैंने झूठ की दीवार गिराई। रिकॉर्ड मतदान लोगों के बढ़ते भरोसे का प्रतीक। और पीडीपी लीडर इकबाल तलबो ने वजीर आजम के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा है कि आर्टिकल 370 यूनियन ऑफ इंडिया और आइन साज असेंबली जम्मू कश्मीर के दरमियान 1949 में बनाया गया था, लिहाजा इसके जरिए चंद खानदानों के फायदे का सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने कहा कि लोगों का बड़ी तादाद में वोट डालने के लिए निकलना दरअसल 5 अगस्त 2019 के फैसले के खिलाफ नाराजगी और गुस्सा जाहिर करना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि आर्टिकल 370 जो है 4-5 फैमिलीज का एजेंडा था, ना ही ये कश्मीर के लोगों का एजेंडा था, ना ही मुल्क के लोगों का। और ये कहा जा रहा था कि ये आर्टिकल 370 जो है इन्हीं फैमिलीज की बेनिफिट के लिए बनाया गया था, और ये भी कहा गया था जब ये हटेगा तो यहाँ पे जो है वो एक मैसिव फायर होगा। लेकिन उनका साथ ये भी कहना है कि अब जब ये हट गया है तो साफ तौर पर दिख रहा है कि लोगों के अंदर इत्तेहाद पैदा हो रहा है, लोग इलेक्शनों में अच्छे तरीके से हिस्सा ले रहे हैं और टूरिज्म बूस्ट हो रहा है। किस तरह देख रहे हैं? देखिए, हमें बेसिकली पहले समझना होगा ये आर्टिकल 370 जो है ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू कश्मीर और यूनियन ऑफ इंडिया के बीच में बातचीत का नतीजा है 1949 से। तो इसमें फैमिली का तो सवाल ही पैदा नहीं है। ये पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी और यूनियन ऑफ इंडिया उस वक्त। अब जो प्राइम मिनिस्टर साहब 370 का बताते हैं, उन्होंने इस 370 को, बल्कि मैं कहूंगा पूरी भाजपा ने इस 370 को इस तरह हिंदुस्तान की बाकी रियासतों में इस तरह बेचा है कि उनको इलेक्टोरल बेनिफिट मिले। उन्होंने इसको इस तरह बेचा है कि जैसे कि जम्मू कश्मीर किसी और मुल्क का हिस्सा था अगस्त 5, 2019 से पहले, और इसको एब्रोगेट करके उन्होंने एनेक्स किया है जम्मू कश्मीर को और इंडिया के साथ मिलाया है। ये पोर्ट्रे करने के बाद उनका वोट शेयर सारे मुल्क में बढ़ गया है, क्योंकि सारे हिंदुस्तान के लोग इसको उनकी एक विक्ट्री समझते हैं। लेकिन ये सारा एक फॉल्स प्रोपेगेंडा है। आज फिर देखिए, उन्होंने लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश की है जब उन्होंने ये कहा कि वोटर टर्नआउट जो है इट इज अ रिजल्ट ऑफ एब्रोगेशन। ये बात सही है, इट इज अ रिजल्ट ऑफ एब्रोगेशन, बट इट इज अ रिजेंटमेंट from the people of Jammu and Kashmir against the abrogation of Article 370। लेकिन इस चीज को वो क्या पोर्ट्रे करते हैं? पिछले 35 सालों में जम्मू कश्मीर में यही एक सबसे बड़ा वाक़ा हुआ है अगस्त 5, 2019।
इन 35 सालों में आपने देखा कि वोटर परसेंटेज कितनी कम हुई थी। तो आज अचानक वोटर परसेंटेज क्यों बढ़ी? इट इज बिकॉज ऑफ दिस इंसिडेंट जो अगस्त 5, 2019 को हुआ, और इसी की रिजेंटमेंट के लिए लोग बाहर निकले। दिस इज अ वोट अगेंस्ट बीजेपी, दिस इज अ वोट अगेंस्ट पॉलिसीज ऑफ बीजेपी विच द पीपल इन द रेस्ट ऑफ द कंट्री विल नॉट अंडरस्टैंड। मगर हकीकत यही है। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। मां के हाथ से बने बिलोने के घी जैसा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर शेख बशीर ने पलटवार किया है। न्यूज 18 से बात करते हुए शेख बशीर ने कहा कि दफा 370 तीनों खित्तों के अवाम यानी जम्मू, कश्मीर और लद्दाख, इन तीनों खित्तों के अवाम के मफाद के लिए, तहफ़्फ़ुज़ के लिए थी। सर, सीधा सवाल है आपका कि अभी असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं, जिस तरह से कहा जा रहा है, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के साथ साथ पीडीपी जैसी पार्टी जिसके साथ आपने अभी तक इसमें अलायंस नहीं हो पाया, क्या इन विधानसभा पोल्स में हो सकता है कि उनके साथ अलायंस हो? देखिए, पहली चीज़ यह है कि जम्मू कश्मीर के लोग इस बात की तरफ, जो पार्लियामेंट के इलेक्शन के अंदर लोगों ने हिस्सा लिया, इस बात की उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही जम्मू कश्मीर के अंदर असम्बली के चुनाव कराए जाएं, लोगों को हुकूमत बनाने का मौका मिलेगा। जिस तरह आपने कहा कि अलायंस जब इलेक्शन अनाउंस होगा तो उस वक्त पार्टी फैसला करेगी। हमारे पास जो पार्टी की सेंट्रल वर्किंग कमेटी है वो फैसला करेगी, पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो बैठेगा, फैसला करेगा उस वक्त उन हालात में क्या होगा। जहाँ तक इंडिया अलायंस का ताल्लुक है, पार्लियामेंट के अंदर जो लड़ाई लड़ी है, जो वोटिंग हो गई है, उसका जवाब लोगों ने दे दिया है। 4 जून को जब रिज़ल्ट आ जाएंगे उसके बाद इन चीज़ों के ऊपर पार्टी बैठेगी, फैसला करेगी। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि जम्मू कश्मीर के अंदर डेमोक्रेसी जो है वो कैजुअलिटी रही है, क्या नाम है, 6-7 साल से। 2018 में असेंबली डिज़ाल्व हुई। आज बीजेपी वाले बड़े ढोल बजा रहे हैं कि हाँ जी इलेक्शन कराना है, कराएंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब भी कह रहे हैं, होम मिनिस्टर साहब भी कह रहे हैं। ये 6 साल क्यों नहीं कराए? इसका जवाब क्या है? कैमरामैन आशु के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। कांग्रेस के चीफ तर्जुमान रविंद्र शर्मा ने जम्मू कश्मीर में इंतखाबात से मुतल्लिक वज़ीर दाखिला के बयान का खैरमकदम किया। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 6 सालों से कांग्रेस असेंबली इंतखाबात और रियासत का दर्जा बहाल करने का मुतालबा कर रही है। ECI की तरफ से भी एक इशारा मिला और माननीय होम मिनिस्टर की तरफ से भी एक इशारा मिला कि बहुत ही जल्द यहाँ पे असेंबली चुनाव होंगे। क्या कहेंगे? देखिए, पिछले 6 साल से यहाँ असेंबली नहीं है, सरकार चुनी हुई नहीं है जम्मू कश्मीर में। हम तो समझते हैं कि ये बहुत बड़ा बेइंसाफी जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शन दी है 30 सितंबर 2024 से पहले चुनाव करवाइए। हम मानते हैं कि अब कोई वजह नहीं है कि आप डिले करो। पहले भी कोई वजह जायज़ नहीं थी क्योंकि लोग डेमोक्रेसी चाहते थे, लोग बड़ी भारी एक्सीरियत में वोट देते, पहले भी देते आए। यहाँ 80% भी लोग 2018 से पहले लोग वोट देते थे, पंचायतों में देते थे। आतंकवाद, अलगाववाद एक अलग फेज है, वो अलग एक साजिश है, उसका मुकाबला भी लोग करते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर और कश्मीर के लोगों ने बहुत बार ये साबित किया कि वो हिंदुस्तान की जमहूरियत में विश्वास करते हैं और वो डेमोक्रेसी चाहते हैं। इसलिए इतनी देर करना मुनासिब नहीं था। अब देर आए दुरुस्त आए। हम इसका स्वागत करेंगे कि जब चुनाव होने चाहिए और जहां चुनी हुई सरकार होनी चाहिए। एक चीज और, एक सवाल और, कांग्रेस क्या चाहती है, स्टेटहुड पहले या इलेक्शन? बिल्कुल, हमने कहा है स्टेटहुड छीनने का कोई अधिकार नहीं था, गलत छीना गया। जम्मू कश्मीर को फुल फ्लैश स्टेट वापस दी जानी चाहिए और चुनाव बिल्कुल समय पे होने चाहिए। असेंबली चुनाव होंगे, उसके बाद जो काफी आपका अलायंस रहा एनसी के साथ, क्या चुनाव में जो असेंबली चुनाव है उस वक्त भी अलायंस रहेगा? देखिए, पार्लियामेंट चुनाव में अलायंसेज इंडिया गठबंधन है। अब असेंबली चुनाव के लिए हाईकमांड पार्टी की लीडरशिप तय करेंगी। हम तो चाहेंगे कि सेकुलर पार्टीज और वो पार्टी जो जम्मू कश्मीर में विश्वास करती हैं वो तालमेल रखें ताकि एक अच्छी सरकार जम्मू कश्मीर को नुमाइंदगी सरकार मिले।
और इस बात के कवी इम्कानात हैं कि जम्मू कश्मीर में काफी ताखीर से होने वाले असेंबली इंतखाबात अब इस साल 30 सितंबर तक होंगे। तमाम सियासी जमातें अब हम ख्याल जमातों के साथ इत्तेहाद करने पर काम कर रही हैं। बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस बैकडोर बातचीत करने और इंतखाबात लड़ने और अपने मुतल्लिका शराकतदारों की मदद से इक़्तिदार में आने की हिकमत अमली को हतमी शक्ल देने में मसरूफ हैं। माहिरीन का मानना है कि अगले असेंबली इंतखाबात में गैर मुतवक्किल पेशरफ्त देखने को मिलेगी। लोकसभा इंतखाबात ने साबित किया कि बीजेपी ने कश्मीर में अपनी पार्टी और पीपुल्स कॉन्फ्रेंस की हिमायत की है। यकीनी तौर पर पार्टी अब असेंबली इंतखाबात में इन दोनों जमातों के साथ कुछ प्री पोल या पोस्ट अलायंस करेगी। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पीडीपी से ताल्लुकात खत्म करते हुए कांग्रेस से हाथ मिलाया। सियासी माहिरीन का कहना है कि जम्मू कश्मीर में इत्तेहाद के महाज पर बहुत ज्यादा गैर मुतवक्के पेशरफ्त होगी। इनका कहना है कि 4 जून को आने वाले नतायज जम्मू कश्मीर में मुस्तकबिल के सियासी इत्तेहाद के लिए रोड मैप तैयार करेंगे। माहिरीन ने जम्मू कश्मीर और मरकजी सतह पर मुस्तकबिल में बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस इत्तेहाद को भी मुस्तरद नहीं किया है। बीजेपी हमेशा, देखिए पॉलिटिक्स में कोई दुश्मन नहीं होता, कोई दोस्त नहीं होता। बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस की बड़ी अच्छी स्ट्रांग एलाई रही है 2002 में, और ये अगर इलेक्शन जीती और वहाँ हंग पार्लियामेंट आती है तो मैं तो ये समझता हूँ एनसी कैन बी अलाई टू भारतीय जनता पार्टी इन द कमिंग रिजल्ट्स और कमिंग गवर्नमेंट। और इसके साथ साथ अगर आप देखें, क्लोजली देखें कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की एक लड़ाई होती है, और हर पार्टी के लिए, हर पॉलिटिशियन के लिए उसका सर्वाइवल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो रुझान किस तरफ कौन चला जाए ये कहना जो होता है प्रीमेच्योर। सुहेल काज़मी के मुताबिक आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद नए सियासी ग्रुप सामने आए हैं। इनका कहना है कि जमात इस्लामी जैसी कई दीगर तंजीमों ने इलेक्शन लड़ने की ख्वाहिश का इजहार किया है। इनका कहना है कि अगर जमात को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी जाए तो इसका कैडर बीजेपी के साथ भी इत्तेहाद करके हैरान कर सकता है। जमात इस्लामी के जितने लोग भी इलेक्शन जीतेंगे वो पहले पीडीपी को का साथ देते रहे, उससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस का साथ देते हैं, लेकिन इस रजीम में अगर वो इंडिपेंडेंटली इलेक्शन लड़ते हैं वो सीधा बेनिफिट भारतीय जनता पार्टी को देंगे, जो उनको रिहेबिलिटेट कर रहे हैं, जो इनसे जो पाबंदियां हैं वो हटा रहे हैं। और बाद में वो जब सरकार बनेगी तो हो सकता है वो जमात इस्लामी के 8-10 लोग जो जीतेंगे वो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर ले, विच विल बी ए गुड साइन फॉर द भारतीय जनता पार्टी। एनसी कांग्रेस और दीगर पार्टियों ने भी आने वाले इंतखाबात में हम ख्याल ग्रुपों के साथ इत्तेहाद बनाने पर गौर व खौज शुरू कर दिया है। ये देखना दिलचस्प होगा कि आया नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का असेंबली इंतखाबात में प्री पोल या पोस्ट पोल इत्तेहाद होगा। अगरचे लोकसभा इंतखाबात में इंडिया ब्लॉक से पीडीपी को शामिल न करना बीजेपी मुखालिफ ब्लॉक के लिए वाकई एक बड़ा धचका था। फिलहाल तमाम सियासी जमातों के कायदीन ने अपनी हिकमत अमली का इंकशाफ ना करना ही बेहतर समझा और इसके बजाय इंतजार करो और देखो कि पॉलिसी अपनाई है। अलायंस जब इलेक्शन अनाउंस होगा तो उस वक्त पार्टी फैसला करेगी। हमारे पास जो पार्टी की सेंट्रल वर्किंग कमेटी है वो फैसला करेगी, पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो बैठेगा, फैसला करेगा। उस वक्त उन हालात में क्या होगा। जहाँ तक इंडिया अलायंस का ताल्लुक है, पार्लियामेंट के अंदर जो लड़ाई लड़ी है, जो वोटिंग हो गई है, उसका जवाब लोगों ने दे दिया है। 4 जून को जब रिजल्ट आ जाएंगे उसके बाद इन चीज़ों के ऊपर पार्टी बैठेगी, फैसला करेगी। देखो, अलायंस की जहाँ तक बात है, प्री पोल भी हो सकता है, पोस्ट पोल भी हो सकता है। हमारे अलायंस पार्टनर है, वो हमारी मर्जी, हम क्या नहीं है। अभी तो अपनी पार्टी ने अपने जोर पे ये साबित किया 4-4.5 साल के अंदर कि वो एक जम्मू कश्मीर की सियासत में एक फैक्टर बन के उभरी है। पीडीपी के कैंडिडेट से काफ़ी टफ मुकाबला हुआ, वोट काफ़ी संख्या में पड़े, तो इसका जाहिर है कि अपनी पार्टी अपने आप एक वजूद में आई है। अलायंस की बात तो फिर इलेक्शन के दौरान होती है। सियासी माहिरीन का ख्याल है कि असेंबली इंतखाबात में सियासी जमातों के दरमियान सख्त मुकाबला देखने को मिलेगा। अगरचे इंतखाबात में मकामी मसाइल गालिब रहेंगे, मगर कौमी मसाइल और आर्टिकल 370 जैसे मसाइल यकीनी तौर पर लोकसभा इंतखाबात की तरह असेंबली इंतखाबात में हावी रहेंगे।